दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जो हमारी सोच से बिल्कुल परे होती है, जिससे जुड़े रहस्य या तो हम समझ नहीं पाते या वो रहस्य कभी हमारे सामने ही नहीं आते। वेरोनिका एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर सामने वाले का दिल डर से कांप उठे। ये दिल दहला देने वाली कहानी स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में रहने वाली एक लड़की स्टेफनी की, जिसे वैले केस के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी आज से लगभग 30 साल पुरानी है। स्टेफनी अपने माता पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ मैड्रिड के लुसमराइन स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में रहती थी। अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ उसका स्वभाव हमेशा से ही बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समय से उसका बर्ताव अचानक से सबके प्रति बदलने लगा था। वो कुछ गुमसुम चुपचाप सी रहने लगी। पहले की तरह उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। एक रात जब उसके परिवार वालों को उसके कमरे से चिल्लाने की अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी तो वो बहुत डर गए और उन्होंने जब उसके कमरे में जाकर देखा तो सामने का मंजर देखकर उसके माता पिता डर से कांप उठे। स्टेफनी अपने कमरे की वुडन वॉल्स को अपने नाखूनों से बुरी तरह स्क्रैच कर रही थी और लगातार बहुत ही अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी बेटी को शांत किया, लेकिन उसके माता पिता उसकी हालत को लेकर उस दिन बहुत गंभीर हो गए। एक रात स्टेफनी ने अपने सबसे छोटे भाई को मारने की कोशिश की। वो उसका गला दबाते हुए बुरी तरह चिल्ला रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां आए और उन्होंने स्टेफनी को उसके भाई से दूर किया। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पेरेंट्स बहुत डर गए। कुछ देर बाद जब स्टेफनी शांत हुई तो उन्होंने स्टेफनी से पूछा कि तुम ये सब आखिर क्यों कर रही हो। तो उसने बताया कि वो ये सब कुछ खुद से नहीं करती, बल्कि रात होते ही उसे उसके कमरे में बड़ी बड़ी काली परछाइयां नजर आने लगती, जिसके बाद वो क्या और कब करती उसे कुछ पता नहीं होता। उसकी बात सुनकर उसके पेरेंट्स अगले ही दिन उसके स्कूल जाने के बाद उसके रूम में गए, जहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्टेफनी के रूम से उन्हें काला जादू, तंत्र विद्या और भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें मिली, जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने ये सोचकर ही कि शायद इन किताबों की वजह से ही उनकी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने किताब को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद भी स्टेफनी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हर रात की तरह अभी भी उन्हें उसके कमरे में वैसी ही आवाजें आ रही थी। दिन ब दिन स्टेफनी की सेहत भी अब गिरती जा रही थी। मामला बहुत गंभीर होता जा रहा था। स्टेफनी और उसका परिवार कैथोलिक थे, इसलिए उन्होंने चर्च में फादर से बात करके उन्हें अपने घर बुलाया। फादर ने उसके घर का मुआयना किया और उसके बाद स्टेफनी पर कैथोलिक तरीके से झाड़ फूक किया, लेकिन इसके बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके घर वालों ने सोचा कि अगर फादर के झाड़ फूक करने के बाद भी स्टेफनी ठीक नहीं हो रही है तो जरूर उसे कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी है। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके उसके टेस्ट कराए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी सभी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन उसकी गिरती हुई सेहत को देखकर उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने का फैसला किया और उसे कुछ दिनों तक वहीं एडमिट रखा। लगभग 3 से 4 दिन तक एडमिट करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही स्टेफनी की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान थे, क्योंकि उसके शरीर में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी जिस कारण से उसकी अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया तो बस यही कारण सामने आया कि अचानक दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। उसके परिवार के लिए अपनी बच्ची को खो देने का सदमा बहुत बड़ा था। स्टेफनी की मौत के बाद उन्होंने कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने उसके कमरे को अच्छे से साफ करके उसको लॉक कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। स्टेफनी की मौत के बाद भी उन्हें रात होते ही उसके कमरे से वैसी ही आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर वो बुरी तरह डर गए और जब उन्होंने अगले दिन उसके रूम में जाकर देखा तो रूम का पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ था। दीवारों पर वैसे ही खरोचने की ताजी निशान थी, जैसे किसी ने पिछली रात ही अपने नाखूनों से उस दीवार को स्क्रैच किया हो। वो अब जब भी स्टेफनी के रूम में जाते थे तो उन्हें अचानक ही एक बहुत ठंडी सी हवा महसूस होने लगती थी।
ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर काली शक्तियों का या आत्माओं का निवास होता है, उस जगह पर अक्सर ऐसी ही ठंडी हवाएं चलने लगती है। उस जगह का टेम्परेचर बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्टेफनी के परिवार का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। वो अपने सामने चल रही इन सभी चीजों पर यकीन तक नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बार अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी इस बारे में बात की, तो उनकी पड़ोसियों ने भी उन्हें बताया कि अक्सर स्टेफनी के कमरे से उन्हें भी बड़े ही अजीब तरीके से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैलने लगी और जब उसके स्कूल में उसकी मौत के बाद होने वाले इन हादसों के बारे में ये बातें पता लगी, तो उसके स्कूल से 3 टीचर्स उसके घर आई, जिसमें से उसकी एक टीचर जो थी वो एक नन थी। उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे कि वो टीचर्स उन्हें ऐसा कुछ बताने वाली है जिसकी वजह से ही स्टेफनी की मौत हुई है। उसकी नन टीचर ने उन्हें बताया कि स्कूल में स्टेफनी की एक बहुत खास दोस्त हुआ करती थी, जिसके बॉयफ्रेंड की कुछ समय पहले ही एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद वो बहुत परेशान सी रहने लगी थी। एक दिन लगभग 7-8 महीने पहले उनकी टीचर ने देखा कि स्टेफनी अपनी उसी दोस्त और 2 और लड़कियों के साथ स्कूल के बैकयार्ड में उनके साथ एक घेरा बनाकर बैठी थी। जैसे ही टीचर ने उसके पास जाकर देखा तो उनके घेरे के बीच एक लकड़ी का बोर्ड रखा था, जिसे ओइजा बोर्ड भी कहा जाता था, जिसे आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक कांच का उल्टा गिलास रखे हुए भी देखा। यह देखकर वो तुरंत उनके पास गई और उन्होंने उस बोर्ड को उठाकर वहां से फेंक दिया। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। जैसे ही उन्होंने ओइजा बोर्ड को फेंका, वैसे ही उस पर रखे कांच के गिलास से एक सफेद धुएं जैसी चीज निकलकर स्टेफनी के नाक और मुंह के जरिए उसके शरीर के अंदर घुस गई। उनकी टीचर भी अब बहुत डर चुकी थी। उन्होंने इन चारों पर गुस्सा करते हुए उनसे पूछा कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे थे। तो उनमें से एक लड़की ने टीचर को स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में हुई मौत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्टेफनी ने ही उन्हें ये सब करने के लिए कहा था। वो भूत प्रेतों और तंत्र विद्याओं से जुड़ी किताबें पढ़ा करती थी, जिसकी मदद से वो उसकी बॉयफ्रेंड की आत्मा को वहां बुलाने वाली थी। टीचर उसकी बात सुनकर बहुत घबरा गई और उन्होंने उन सबको डांट कर वहां से भगा दिया। स्टेफनी के पेरेंट्स को अब ये समझ आ चुका था कि उनके साथ जो ये सब हो रहा है उसका कारण क्या है। समय बीत रहा था। स्टेफनी की मौत को भी अब लगभग 1 साल बीत चुका था। 1 नवंबर 1992 जब स्टेफनी के पेरेंट्स एक बार फिर से उसके रूम में गए, सजाम का समय था। वो अपनी बेटी के कमरे में उनकी चीजों को देखकर उसे याद कर रहे थे कि तभी अचानक उस कमरे में लगी जीसस की फोटो उल्टी होकर अचानक जमीन पर गिर गई और तभी वॉल पर लगी स्टेफनी की एक फोटो भी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी मां ने उस फोटो को उठाकर पास में रखी टेबल पर रख दिया, लेकिन वो फोटो फिर से जमीन पर गिर पड़ी। इस बार जब उसके पिता ने उस फोटो को जमीन से उठाया तो अचानक उस फोटो में स्टेफनी के चेहरे वाला हिस्सा बुरी तरह आग से जलने लगा। उसके माता पिता यह देखकर बुरी तरह डर गए और उन्होंने उस फोटो में लगी आग को बुझाकर उस रूम को हमेशा के लिए लॉक करने का फैसला किया। उन्होंने उसी दिन अपने घर पर एक कारपेंटर को बुलाया और बड़े बड़े लकड़ी के ब्लॉक से उस गेट को पूरी तरह सील करवा दिया और गेट के बाहर भारी भारी सामान और फर्नीचर रखवा दिया, ताकि अगर उनके मन में कभी उस कमरे में जाने का ख्याल भी आए तो वो भी उस कमरे में ना जा सके। लेकिन उस रात से उनकी जिंदगी में चीजें और भी ज्यादा बदतर हो गई। उस कमरे से उन्हें उस रात पहले से भी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उसके कमरे का सामान कोई इधर से उधर फेंक रहा हो। वह बुरी तरह डर चुके थे। जब उन्होंने अगले दिन वहां जाकर देखा तो उस दरवाजे के बाहर से वो फर्नीचर हटा हुआ था और कारपेंटर द्वारा लगाए गए लकड़ी के ब्लॉक्स भी दरवाजे से हट चुके थे। उसके कमरे का दरवाजा अब खुला हुआ था। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो दीवारों पर वैसे ही निशान थे और कमरे के पूरे सामान को किसी ने तहस नहस कर दिया था। वो समझ चुके थे कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसी रात स्टेफनी की मां के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे डर के मारे उनकी रूह कांप गई। रात को उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई साया उनके ऊपर बैठकर उनका गला दबा रहा है। वह बुरी तरह डर से सहम गई। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी रक्षा की।
उन्हें जब इन सब चीजों का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया तो 26 नवंबर 1992 को उन्होंने फाइनली इन सभी घटनाओं के बारे में पुलिस को बताने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस को कॉल करके उनके घर में हो रही सभी घटनाओं के बारे में बताया। ऑफिसर जोस नेग्री अपने 4 कांस्टेबल के साथ वहां आए। उस समय स्टेफनी के घर वाले इस हद तक डर चुके थे कि वो अपने घर में जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ऑफिसर जोस नेग्री ने अपने 2 ऑफिसर्स को उनके साथ छोड़ दिया और अपने 2 कांस्टेबल के साथ वो उस रूम में चले गए और उन्होंने वहां अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी पुलिस ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस रूम में एंटर करते ही उन्हें भी अचानक से वही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी और अचानक उन्हें बहुत ठंड लगने लगी। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि तभी उन्हें उस रूम की बालकनी से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन्होंने जैसे ही वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था कि तभी उन्हें उस रूम के बाथरूम से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। पुलिस को भी अब वहां हो रही घटनाएं कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वहां से बाहर आ गए कि तभी स्टेफनी के पिता ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई और उन्होंने उस रात उनके साथ ही उस घर में रुकने का फैसला किया। स्टेफनी के पिता ने बताया कि हमारे छोटे बेटे के कमरे में 2 बिस्तर हैं। हम उनको जिस बिस्तर पर सुलाते हैं अगली सुबह हमें वो दूसरे बिस्तर पर मिलता है और अभी वो बहुत छोटा है इसलिए वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है कि उनके बेटे को कोई अदृश्य शक्ति बेड से उठाती है और हवा से होता हुआ दूसरे बेड पर जाकर गिरता है। पहले तो पुलिस को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उनके भी होश उड़ गए। इसलिए पुलिस ने उस फैमिली को वो घर छोड़ देने का सजेशन दिया, जिसके बाद वो फैमिली उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई और बाय गॉड्स ग्रेस उसके बाद उनके साथ ऐसा कोई हादसा भी नहीं हुआ। लेकिन उस घर के आसपास रहने वाले लोगों को आज भी वैसी ही आवाजें महसूस होती है। यह ऐसा पहला केस था जिसके कॉज को खुद पुलिस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। आपको क्या लगता है कि स्टेफनी के उस रूम में क्या वो खुद उस शैतानी रूह के साथ कैद हो गई थी जो उसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाते वक्त उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई थी, या तंत्र विद्या और भूतों की दुनिया के बारे में जानने के उसके शौक ने ही उसके मरने के बाद भी उसे मुक्ति